नमस्कार, म्यूचुअल फंड शो में आपका स्वागत है। मैं हूं चारू गर्ग। हम बात करते हैं कौन से बेहतर म्यूचुअल फंड्स हैं जो आप अपने पोर्टफोलियो में इन्वॉल्व कर सकते हैं, किस तरह से आप म्यूचुअल फंड्स का चुनाव करके अपने पोर्टफोलियो को बेहतर बना सकते हैं, किस तरह से आप फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं। इसी सब पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं बलवंत जैन, CFO फ्रॉम अपनापैसा.com। बलवंत जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। चलिए अपने दर्शकों को बता दें वो किस तरह से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आपके कोई भी सवाल हैं म्यूचुअल फंड से जुड़े हुए, आप हमसे ईमेल के जरिए अपना सवाल पूछ सकते हैं fund@zenetwork.com पर। साथ ही आप हमारे साथ SMS पर भी जुड़ सकते हैं। हमारा कोड फंड लिखिए, अपना सवाल लिखिए, पोर्टफोलियो लिखिए और भेज दीजिए 57575 पर। चलिए तो पहले दर्शक है हमारे साथ, नंदिनी है मुंबई से। नंदिनी, स्वागत है आपका शो पर। सवाल पूछिए अपना। या मैडम, मैं पिछले 2 साल से 6,000 रुपीज SIP द्वारा इन्वेस्ट कर रही हूँ म्यूचुअल फंड्स में, और इसके अलावा मैं और 6,000 इन्वेस्ट करना चाहती हूँ। फिलहाल मेरे जो फंड्स हैं वो HDFC टॉप 200, ICICI ब्लू चिप, UTI अपॉर्चुनिटीज और HDFC मिड कैप में है। तो इसके अलावा और जो बाकी फंड्स है वो मैंने आपको दिए, जो SBI मिड कैप, या मतलब आप सजेशन दीजिए किसमें मैं और इन्वेस्ट करूं। मुझे एक्चुअली आफ्टर 20 इयर्स 5 करोड़ का कॉर्पस चाहिए, जो मेरे बच्चे के एजुकेशन के लिए और मेरे रिटायरमेंट के लिए मैं जमा करना चाहती हूँ। जी नंदिनी, हम आपको यहाँ पे पहली बात ये बताना चाहेंगे कि आपकी अभी कम उम्र है और आपका पोर्टफोलियो जिस तरह से आपने डेवलप किया है काफी बेहतर है अभी इस उम्र के हिसाब से, और आप मंथली जो भी SIP कर रही हैं वो भी काफी बेहतर है। फिर भी हम आपको एक्सपर्ट एडवाइस दिलवा देते हैं। बलवंत जी, इनका 6,000 मंथली ऑलरेडी इन फंड्स में इन्वेस्ट कर रही हैं और ये एडिशनल 6,000 इन्वेस्ट करना चाहती हैं। इन्होंने अपना कॉर्पस भी बताया, आप किस तरह से इनको सजेस्ट करेंगे? देखिए चारू, ऐसा है कि नंदिनी जो अभी फिलहाल इन्वेस्ट कर रही है वो सब स्कीम्स एकदम अच्छी है। तो मेरा सुझाव रहेगा कि जो एडिशनल उनको 6,000 जो इन्वेस्ट करना है वही एग्जिस्टिंग जो स्कीम्स है उसमें इन्वेस्ट करे। तो जैसे HDFC टॉप 200 है उसको कंटिन्यू करे, UTI अपॉर्चुनिटी फंड है उसको कंटिन्यूटी करे। इसके अलावा HDFC मिड कैप और ICICI ब्लू चिप में जो सिप 1,000 की है उसको बढ़ा के 3,000 रुपए की कर देगा। और इसके अलावा 2,000 रुपए की सिप जो है IDFC प्रीमियर इक्विटी फंड है उसमें शुरू कर दे, तो ये 12,000 का उनका टोटल हो जाएगा। उनको जैसे अगर 20 साल में 5 करोड़ रुपया अगर इकट्ठा करना है, और मैं अज्यूम करता हूं 15% का रिटर्न इक्विटी फंड में, तो उनको 33,500 रुपया हर महीने इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और अगर जैसे 12,000 रुपया अगर ये इन्वेस्ट कर रही है तो उनको 20 साल पूरे होने के बाद में 1,80,00,000 रुपया होगा। मेरा सुझाव रहेगा चारू नंदिनी को कि बहुत ज्यादा स्कीम्स में इन्वेस्ट नहीं करें, बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाई करने का, ओवर डाइवर्सिफिकेशन का जरूरत नहीं है। आपका जो म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट है वो 4 या 5 स्कीम्स में होना चाहिए। और मैंने जैसे सजेस्ट कर दिया, ये 5 स्कीम्स में अपना जो 12,000 का मंथली इन्वेस्टमेंट है वो कर सकती है। और एक और मैं सुझाव दूंगा कि मार्केट का कोई भी सिचुएशन हो, भले तेजी हो या मंदी हो, आप अपनी सिप है ना बरकरार रखिए और उसको बंद नहीं कीजिए। नहीं तो क्या होता है, नॉर्मली लोग जब बाजार में मंदी आती है तो सिप बंद कर देते हैं। जो सिप का जो फायदा है वो जो इन्वेस्टर को वो मंदी में ही मिलता है, क्योंकि जो रुपी कॉस्ट एवरेजिंग बोलते हैं, तो उस टाइम आपको जो NAV कम हो जाती है तो ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने को मिल जाता है। जी बलवंत जी, बिल्कुल जिस तरह से आप बता रहे हैं कि इनको इन्हीं फंड्स में ही और कंटिन्यू कर सकती हैं इन्वेस्टमेंट। इनका कॉर्पस अमाउंट हालांकि 5 करोड़ काफी ज्यादा है, और इनकी अगर हम सैलरी भी देखें उस हिसाब से इनको अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाना पड़ेगा। बिल्कुल, आपने इनको और कोई फंड्स सजेस्ट करना चाहेंगे, क्योंकि आपने बोला है इन्हीं फंड्स में, या इनको अपना इन्वेस्टमेंट जो है मंथली SIP अमाउंट इनको बढ़ा के चलना पड़ेगा? अगर ये कुछ और फंड्स अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहें तो? मैंने जैसे बताया ना कि एक नया फंड मैंने सजेस्ट किया IDFC प्रीमियर इक्विटी, उसमें 2,000 की सिप शुरू कर सकती है। और जैसे बताया कि ओवर डाइवर्सिफिकेशन का ज्यादा फायदा नहीं होता है, तो 5-6 स्कीम है उसमें इन्वेस्ट करें। और ये कंटिन्यूसली मॉनिटर जरूर करें कि और जो इनका जो स्कीम है उसका जो बेंचमार्क है, अगर वो
लगातार 1 साल तक अगर बेंचमार्क से खराब परफॉर्म करती है तो आप उसको शिफ्ट कर दीजिए, परंतु पीरियडिकली 1 महीना 2 महीना अगर आपका बेंचमार्क से थोड़ा कम परफॉर्मेंस हुआ तो भी आपको घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि म्यूचुअल फंड मैनेजर का जो व्यू है थोड़ा लॉन्ग टर्म होता है। तो हो सकता है जो कैटेगरी बेंचमार्क के सामने परफॉर्मेंस महीने हर महीने नहीं आए, परंतु अगर साल भर से अगर ट्रेल कर रहे हैं तो आप उनको अपना जो डिसीजन है इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू करने का उसको रिव्यू करना चाहिए। तो चलिए कहीं ना कहीं अगर ये अपना इन्वेस्टमेंट थोड़ा बढ़ा देती है, मंथली अगर ये अराउंड 33,000 इन्वेस्ट करती है और 15% रिटर्न के एनुअल रिटर्न के हिसाब से ये अपना कॉर्पस अमाउंट बिल्ड कर सकती हैं, तो इनको फिलहाल ये फंड्स का चुनाव कर सकते हैं। चलिए हमारे अगले दर्शक हैं योगेश है महाराष्ट्र से। योगेश स्वागत है, आपका सवाल पूछिए। हेलो जी योगेश, आप सुन पा रहे हैं हमें? हेलो योगेश, आपको आवाज आ रही है हमारी? हेलो चलिए लगता है इनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। इनका सवाल हम ईमेल के जरिए ले लेते हैं। बलवंत जी ये जानना चाहते हैं, इनके बच्चे के लिए ये इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। इनकी जो मंथली सैलरी इनकी अराउंड 41,000 है और इनकी 3.5 साल की बेटी है। इन्होंने अपना पोर्टफोलियो भी भेजा है हमें। इनका पोर्टफोलियो आपको कैसा लग रहा है? देखिए पोर्टफोलियो में तो उनका जैसे यूलिप वगैरह और अपना जो इंश्योरेंस पॉलिसी वगैरह का वो बता रहे हैं, परंतु अगर इनको जैसे अगर 1 करोड़ रुपए इकट्ठा करना है 12 साल में तो मेरे हिसाब से 15% का मैं रेट एज्यूम करता हूं, तो 26,500 रुपए का इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और उस 15% में इक्विटी का करता हूं और 8% गोल्ड फंड का सजेस्ट करता हूं, क्योंकि आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो थोड़ा डाइवर्सिफाई होना चाहिए। तो 90% आप इक्विटी में डाल दीजिए और 10% आप गोल्ड में डाल सकते हैं। और इक्विटी के लिए मैं आईसीआईसीआई फोकस है, इसके अलावा यूटीआई अपॉर्चुनिटी फंड है, आईडीएफसी प्रीमियर फंड है और एसबीआई इमर्जिंग बिजनेस फंड है, उसमें बराबर कर देंगे। और जो गोल्ड फंड का जहां तक सवाल है, या तो एसबीआई का गोल्ड फंड है या रिलायंस का गोल्ड फंड है, उसमें जो अपना जो कंट्रीब्यूट करना है 10% है वो उसमें डाल दे। और उनको जो जैसे बताया मैंने कि उनको महीने का 26,500 अगर इन्वेस्ट करेंगे तो उनके जो पीरियड टारगेट में 1 करोड़ रुपए इकट्ठा हो जाएगा। जी बिल्कुल। अच्छा एक बात और मैं चारू बताना चाहूंगा कि उन्होंने जैसे मेरे पास भी मेल आई है, वो कह रहे हैं कि मेरे रिटायरमेंट के लिए मैंने टर्म प्लान वगैरह लेके रखा है और दूसरी इंश्योरेंस यूलिप वगैरह लेके रखी है। तो नॉर्मली क्या होता है कि इंश्योरेंस पॉलिसी का जो पैसा है, जैसे टर्म प्लान का पैसा है, तो वो तो आपके जो डिपेंडेंट है और उस टर्म के अंदर आपको कुछ हो जाए तो आपके डिपेंडेंट को पैसा मिलेगा। अगर आपको रिटायरमेंट के लिए पैसा चाहिए तो आपको रिटायरमेंट के लिए अलग से प्लानिंग करनी पड़ेगी और रिटायरमेंट के लिए पैसा अलग से इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ये जैसे टर्म प्लान लिया और ये सोच रहे हैं कि टर्म प्लान का टर्म पूरा होते ही उनको पैसा मिल जाएगा, वो गलत है। टर्म प्लान में तो बलवंत जी बिल्कुल, जिस तरह से इन्हें बच्चों के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, अपनी बेटी के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, बाजार में कई टर्म प्लान भी अवेलेबल है, लेकिन म्यूचुअल फंड्स के जरिए थम्स अप दिया गया है म्यूचुअल फंड्स को, ये इनका चुनाव कर सकते हैं। बलवंत जी सही एलोकेशन की बात करें तो इक्विटी में 65%, डेट में 20% और गोल्ड में 15% सही एलोकेशन होना चाहिए पोर्टफोलियो में। देखिए चारू, ऐसा है कि कितना एलोकेशन करना चाहिए वो डिपेंड करता है कि आपकी जो रिस्क लेने की एबिलिटी कितनी है और आपका गोल कितना दूर है। अगर आपका गोल बहुत दूर है, अगर 10 साल से ज्यादा है, तो मेरा तो सजेशन रहेगा कि आप इक्विटी में 90% डालिए और 10% डेट में डालना चाहे तो डेट में और नहीं तो गोल्ड में डाल दीजिए। और जैसे जैसे आपका गोल नजदीक आता है, आप जैसे 18 साल हो गए, 17 साल हो गए, 20 साल का सपोज आपका टाइम ओरिजिन है, तो 18 साल के बाद में आप जो पैसा आपका इक्विटी है उसमें से धीरे धीरे आप डेट में शिफ्ट कर दीजिए, जिससे अगर आपका गोल एकदम नजदीक आ गया और उस दिन अगर इक्विटी मार्केट बराबर नहीं है तो आपका गोल को मीट करने में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। जी, तो कहीं ना कहीं बलवंत जी एलोकेशन बहुत मैटर करता है और डिपेंड करता है कि आपका क्या लक्ष्य है और साथ ही आपका कितना नजरिया लेके चल रहा है इन्वेस्टमेंट के लिए। चलिए कुछ और सवालों को भी हम शामिल करेंगे। अभी रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए म्यूचुअल फंड्स। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं म्यूचुअल फंड्स। हम बात कर रहे हैं कौन से टॉप बेस्ट म्यूचुअल फंड्स हो सकते हैं आप अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड कर सकते हैं। हमारे साथ है बलवंत जैन फ्रॉम अपनापैसा.com। चलिए अगले दर्शक हैं हमारे साथ, अशोक हैं नासिक से। अशोक स्वागत है, आपका सवाल पूछिए।
हेलो जी अशोक, सुन पा रहे हैं आप हमें? हेलो। हाँ जी। हाँ जी, सवाल पूछिए अपना। मेरा सवाल है रिगार्डिंग यूपीआई अपॉर्चुनिटी फंड। जी। I have invested in September 2012 growth option. ओके Which is better option for that? ओके। एंड आपका कितना आप टाइम होराइजन लेके चल रहे हैं? It is about 5 years. Yeah. ओके चलिए बलवंत जी, यूटीआई अपॉर्चुनिटीज पे इन्होंने फिलहाल ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और साथ ही जिस तरह से इनका पोर्टफोलियो हम देख पा रहे हैं, यूटीआई टॉप 100 और यूटीआई बॉन्ड में भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। आप किस तरह देखते हैं इन फंड्स को? देखिए चारों, मेरे पास जो डिटेल अवेलेबल है अशोक जी की, इसके हिसाब से उनको पेंशन आ रही है। तो पेंशन आ रही है तो मेरे को लगता है उनको डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए पैसे की जरूरत नहीं है, तो वो डिविडेंड ऑप्शन लेने की जरूरत नहीं है, वो ग्रोथ ऑप्शन चूज कर सकते हैं। और इसके अलावा मैं बाकी व्यूअर्स के लिए भी बताऊंगा कि इक्विटी जो स्कीम्स है उसमें तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स नहीं लगता है, परंतु जैसे जो डेट स्कीम है या लिक्विड फंड वगैरह है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स लगता है 25%। तो वो पैसा आपका जो रिटर्न है उसमें से ही कम हो जाता है। इसके अगेंस्ट में अगर आप ग्रोथ ऑप्शन लेते हैं तो अगर 1 साल बाद में अगर आप बेचते हैं, 1 साल तक रखते हैं, ये जैसे इनकम फंड या डेट फंड या लिक्विड फंड का, तो आपको डबल इंडेक्सेशन का, ये इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता है। तो इफेक्टिवली जो आपकी जो टैक्स रेट है वो बहुत कम हो जाती है। तो इफेक्टिवली जो टैक्स स्लैब में है 20% या 30% में, उनको जो ग्रोथ ऑप्शन है वही लेनी चाहिए। और जो टैक्स ब्रेक, जो टैक्स स्लैब में नहीं आते, जो नॉन टैक्स पेयर है, वो डिविडेंड ऑप्शन भी ले सकते हैं अगर उनको पैसे की रेगुलर पैसे की जरूरत हो। अगर पैसे की जरूरत नहीं हो तो मेरे हिसाब से ग्रोथ ऑप्शन, भले वो इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम हो या डेट फंड हो, दोनों में बढ़िया है। जी बलवंत जी, ऑप्शंस तो यहाँ पे तीनों ही हैं, जिस तरह से इन्वेस्टर्स तीनों के थ्रू ही इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन आपने फिर भी बताया कि ग्रोथ के जरिए जा सकते हैं, लेकिन सबसे सेफ और सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा जो इन्वेस्टर्स चुने? बताया ना चारू, मैंने जैसे जो ग्रोथ का ऑप्शन है वो सबसे बढ़िया है। जैसे जहां तक सवाल इक्विटी स्कीम्स का है, तो इक्विटी स्कीम में तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स नहीं आता है, परंतु जो इनकम फंड वगैरह है, अगर आपने डिविडेंड वाला ऑप्शन ले लिया है तो जो आपको जितना डिविडेंड कंपनी पे कर रही है उस पर 25% उनको डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पेमेंट करना पड़ता है। और हो सकता है अगर आपने ग्रोथ ऑप्शन लिया और आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट वगैरह मिल गया, अगर आपको 1 साल तक रखते हैं और 1 साल के बाद में बेचते हैं, तो आपकी जो टैक्स लायबिलिटी है इंडेक्सेशन के बाद में मेरे को लगता है 2-4-5% से भी ज्यादा नहीं आनी चाहिए। तो जनरली लोगों के लिए जो अपना ग्रोथ ऑप्शन है वो बढ़िया रहेगा। चलिए फिलहाल तो ग्रोथ ऑप्शन का यहाँ पे इन्होंने एडवाइस करा है बलवंत जी ने, इसके थ्रू म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसमें इंडेक्सेशन का भी फायदा उठा सकते हैं। चलिए हमारे अगले दर्शक हैं सोम है लुधियाना से। सोम, स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। हेलो जी सोम, सवाल पूछिए अपना। मैडम, माई एज 50 ईयर्स। जी। तो मैंने कुछ फंड इन्वेस्ट करी है, 9,000 पर मंथ शिफ्ट चल रही है मेरी, ओके, फॉर माई रिटायरमेंट पर्पस। जी। तो कुछ फंड की मैंने लिस्ट दी हुई है, आपको ईमेल की है, तो दोबारा रिपीट करूं आपको? क्या आपके पास है? नहीं, हमारे पास लिस्ट है आपकी, आप क्या जानना चाहते हैं इस पे? तो वो उसमें ये रिटायरमेंट के लिए है, तो ये फंड सब मेरे ठीक है, इसमें कुछ चेंज तो नहीं करने की जरूरत? जी बिल्कुल, रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए आपको एडवाइस दिलवा देते हैं बलवंत जी। हाँ, नंबर 2 मैडम, मैं 2,000 रुपया पर मंथ को एक सिप लगाना चाहता हूँ ELSS में, उसमें भी मुझे एडवाइस कर दीजिए कौन सी लगाऊंगा। जी बिल्कुल, ELSS पे जानना चाहते हैं आप? हाँ जी, ELSS में 2,000 पर मंथ और इस पे एक शुरू करना चाहता हूँ सिप, उसके बारे में कौन सी मुझे सिप बेटर रहेगी, या जो मेरी ऑलरेडी चल रही है वो उसमें ऐड करूं या कोई नहीं? चलिए आपको बिल्कुल दोनों पे एडवाइस दिलवा देते हैं। बलवंत जी, इनका पोर्टफोलियो भी आप देख पा रहे हो, स्क्रीन पे भी हम डिटेल्स दे रहे हैं। इनका फिलहाल रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए सोच रहे हैं और साथ ही इन्होंने ELSS की भी बात कर रहे हैं। देखिए चारू, सोम जी का जो इन्वेस्टमेंट का पैटर्न है, जो सीप जा रही है, वो मोटा मोटी ठीक है, पर जैसे HDFC टैक्स सेवर में जैसे इनकी सिप जा रही है, तो अभी HDFC टैक्स सेवर का परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं है, तो वो HDFC टैक्स सेवर को बंद करके जो फ्रैंकलिन का टैक्स शील्ड है उसमें कर सकते हैं। और इनको अगर एक्स्ट्रा ELSS में भी अगर इन्वेस्ट करना है तो ICICI प्रूडेंशियल का टैक्स प्लान है,
उसमें पैसा डाल सकते हैं। इसके अलावा iPru टैक्स सेवर है, जो iPru डिस्कवरी फंड है, ये बाकी सब कंटिन्यू कर सकते हैं। जो एक ICICI Pru का डायनामिक फंड है, उसका भी परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, तो वो रिडीम करने के बाद वो सब पैसा यूटीआई अपॉर्चुनिटी फंड में डाल दे और सिर्फ उसमें शुरू कर दे। बाकी का जैसे बताया सोम जी ने कि वो अपने रिटायरमेंट के लिए ये सब पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, और मैं प्रिज्यूम करता हूं कि 60 साल में रिटायर होंगे। तो जब रिटायरमेंट नजदीक आने वाला हो, जैसे मैंने पहले भी प्रश्न के जवाब में बताया कि जैसे रिटायरमेंट नजदीक आने वाला हो, तो आप उसमें से इक्विटी में से थोड़ा थोड़ा पैसा डेट में डाल दीजिए, जिससे अगर एडवर्स पोजीशन रही इक्विटी मार्केट की तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। जी बिल्कुल बलवान जी, जिस तरह से इनकी एज भी है अभी 50 और एज्यूम करा जाए तो 7 to 8 इयर्स में रिटायर हो जाएंगे, और तो क्या इनके लिए अभी ये सेफ होगा अगर ये इक्विटी में पैसा डालें? अभी जैसे टाइम ओरिजिन 8 साल का तो है कम से कम, तो मेरे हिसाब से, और ये पहले से कर रहे हैं, अभी आज तो शुरू नहीं कर रहे हैं, तो अगर आपका ओरिजिन 8 साल या 8 साल से ज्यादा है तो आप इक्विटी में निसंदेह इन्वेस्ट कर सकते हैं, और उसमें पॉजिटिव रिटर्न आने की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। तो पर जैसे मैंने बताया चारों की, जैसे रिटायरमेंट का पीरियड नजदीक आने वाला हो तो वो पैसा थोड़ा थोड़ा डेट में डाल दे, और रिटायर होने के बाद में भी अगर चाहे तो 20-25% तक का जो इक्विटी का एक्सपोजर है वो मेंटेन कर सकते हैं। परंतु जैसे ये इक्विटी में ही पैसा डाल रहे हैं, वही जो इन्वेस्टमेंट है वो मेंटेन नहीं करे रिटायरमेंट के बाद में। तो चलिए, कहीं ना कहीं ये अभी 7 से 8 साल की अवधि में अच्छा रिटायरमेंट कॉर्पस बिल्ड कर सकते हैं। चलिए, कुछ और सवालों को भी शामिल करेंगे। अभी रुकते हैं एक और छोटी सी ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए म्यूचुअल फंड्स। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं म्यूचुअल फंड्स। हमारे साथ है बलवान जैन फ्रॉम अपनापैसा.com। चलिए, एक आखिरी सवाल शामिल कर लेते हैं शो में। ईमेल के जरिए सवाल पिंकी ने पूछा है, बलवान जी ये एक स्टूडेंट हैं और ये जानना चाहती हैं कि क्या ये म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकती हैं? चारू, ऐसा है कि म्यूचुअल फंड में कोई भी व्यक्ति इन्वेस्ट कर सकता है, परंतु इन्वेस्टमेंट शुरू करने के पहले आपको जो उसकी केवाईसी है वो करनी पड़ती है। केवाईसी के लिए आपका जो आइडेंटिटी प्रूफ है और एड्रेस प्रूफ, आइडेंटिटी प्रूफ में फोटो जो है, फोटो लगा हुआ कोई भी प्रूफ है, एड्रेस प्रूफ है, वो आप कैंप्स में जाके करवा दीजिए, और पेन नंबर होना जरूरी है। और जैसे ये तो स्टूडेंट है पिंकी, तो मेरे हिसाब से ये तो बढ़िया टाइम है इन्वेस्टमेंट शुरू करने का। जितना जल्दी आप इन्वेस्टमेंट शुरू करेंगे उतना ज्यादा फायदा होगा। और इस उम्र में मेरे हिसाब से इक्विटी का एक्सपोजर लेना चाहिए, और इक्विटी का एक्सपोजर जो लेना है वो लमसम इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, आपको सिप के जरिए ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जिससे वो जो रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का बेनिफिट होता है। जैसे मैंने पहले भी बताया कि जब रेट कम हो जाती है तो आपके पास ज्यादा यूनिट्स आ जाती है, और अगर रेट एनएवी बढ़ जाती है तो आपका जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट है उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो दो चीज बताऊंगा मैं, एक तो इक्विटी में इन्वेस्ट करना है तो सिप के जरिए करना चाहिए, और जो यंग व्यूअर्स है उनके लिए और बताना चाहूंगा कि आप जितना जल्दी इन्वेस्टमेंट शुरू करेंगे उतना जल्दी आपका कॉर्पस बिल्ड होगा आपके गोल के लिए। जी बलवान जी, बिल्कुल, ये स्टूडेंट है, इनके पास अभी काफी टाइम होराइजन है और ये म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके लिए केवाईसी भी इनको कराना पड़ेगा। क्या ये अगर 100% इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहे तो ये कर सकती हैं? अगर ऑफकोर्स उसके लिए इनको थोड़ा मार्केट समझना पड़ेगा, तो आप इनको इक्विटी में बोलेंगे, या अगर आपने म्यूचुअल फंड की बात करी तो इनको म्यूचुअल फंड भी बता दीजिए, आप कौन से फंड्स इनको एडवाइस करना चाहेंगे? देखिए चारू, ऐसा है कि जो डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्ट करना वो फुल टाइम जॉब है, और जो लोग दूसरा और कुछ काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, नौकरी वगैरह करते हैं, तो उनके लिए जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है इक्विटी में वो काम का नहीं। और जैसे मैंने बताया कि आप इक्विटी में इन्वेस्ट करना है तो म्यूचुअल फंड के मैं सिप के जरिए करिए। आपको करना है तो जैसे यूटीआई अपॉर्चुनिटी फंड है, आईडीएफसी प्रीमियर फंड है, फ्रैंकलिन ब्लू चिप फंड है, आईसीआईसीआई का प्रू फोकस फंड है, उसमें आपका जितना इन्वेस्टमेंट में डिवाइड करके कर सकते हैं। परंतु जैसे बाकी व्यूअर्स के लिए भी बता दूं मैं कि आप बहुत ज्यादा म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट नहीं करें। आपके पास ज्यादा से ज्यादा 4-5 स्कीम होनी चाहिए, और उस स्कीम्स को आप रिव्यू जरूर करते रहिए। जी, तो कहीं ना कहीं ज्यादा डाइवर्सिफाई ना करें। फिलहाल पहली बार इन्वेस्ट कर रहे हैं म्यूचुअल फंड में, और एक्सपर्ट एडवाइस भी हम इनको दे चुके हैं। इन फंड्स का चुनाव भी कर सकते हैं। चलिए, फिलहाल इस शो में इतना ही। बलवान जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए। स्वागत है आपका।
चलिए फिलहाल इतना ही, अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे कुछ और म्यूचुअल फंड्स के साथ। आप देखते रहिए सी बिजनेस।